हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट 20 देखने वाले हैं और ये पार्ट 20 में आप सभी लोगों का लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसके साथ आपका ये टॉप 20 सीरीज़ थेरेपेटिक्स का भी खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इसमें हम लोगों को लिखना है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के ऊपर शॉर्ट नोट्स, डिसमेनोरिया और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी फीमेल को होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, क्या इसके ट्रीटमेंट हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, फिर डिसमेनोरिया पढ़ना है, फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पढ़ना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से। ओके, चलो सभी लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आप लोग इधर उधर थोड़ा बातचीत करना बंद कर दीजिए एंड एक बार जोरदार तरीके से कमेंट में आप सभी लोग दिल बना देंगे, है ना? हाँ, दिल बनाने से चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी और अच्छे से आप सभी लोग पढ़ाई कर पाएंगे। चलो भाई, एक बार सब लोग कमेंट में दिल बनाओ, देन मैं स्टार्ट करूँगा। ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा भाई। ऐसे में आप सभी लोग बात विचार करते रहते हो तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे आप लोग। सब लोग कमेंट में दिल बनाओ। ऑलवेज बी हैप्पी, ये मेरा डोपामिन है, आप सभी का डोपामिन है ना? हाँ, वेरी गुड। चलो बस इतना ही दिल चाहिए था, ज़्यादा नहीं। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको पीएमएस कहते हैं, इसको शॉर्टकट में कहते हैं पीएमएस। क्या होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सर? तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल symptoms that occurs in a days or weeks before menstruation and usually resolve after the menstrual period begins। कहने का मतलब ये हुआ कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब है, नाम में ये प्री मेंस्ट्रुअल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, यानी मेंस्ट्रुअल से साइकिल जब मेंस आने वाला हो यानी पीरियड्स आने वाले हों उसके एक सप्ताह पहले या फिर कुछ दिन पहले थोड़े से जो इमोशनल और फिजिकल और बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं, जैसे किसी को चिड़चिड़ाहट होती होगी। ये टॉपिक फीमेल ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी, है ना? क्योंकि उनको इन चीज़ों से मतलब हर महीने सामना करना पड़ता है। अक्सर महिलाओं को ये चीज़ें दिक्कत आती हैं कि से मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब मूड स्विंग्स होना, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिजिकल और इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। जब तक नॉर्मल है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही चीज़ें एक्सेस में होने लग जाती हैं तो फिर दिक्कत होता है, फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है। ठीक है, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स पीएमएस शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक लक्षणों का एक समूह है जो मासिक धर्म शुरू होने से कुछ दिन या सप्ताह पहले होता है और मासिक धर्म शुरू होने के बाद सामान्यतः समाप्त हो जाता है। यानी जब फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स आ गए, कहते हैं ना पीरियड्स आने वाले हैं, ऐसी फीलिंग आने लग जाना, मन चिड़चिड़ापन होने लग जाना, थोड़ा मूड स्विंग होने लग जाना, है ना? कभी ये मन करेगा, उस समय पे गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। ठीक है, खैर मुझे उतना ज़्यादा अनुभव है नहीं, आप समझ सकते हो क्यों नहीं है, क्योंकि कोई इस तरीके के अनुभव मेरे साथ साझा नहीं किया है, तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो किताबों में पढ़ा है बस उतना ही बता सकता हूँ। खैर, जो लड़के हैं खास करके उनकी बाबू उनको ज़रूर बताती होगी, बाबू सोना। ठीक है, तो वो शायद मेरे पढ़ाने के से ज़्यादा बेहतर है कि वो थोड़ा खुद ही बेटर ज़्यादा फील कर पा रहे होंगे ये चीज़ें। मूड स्विंग्स होना, है ना? थोड़ा मूड स्विंग होता है, थोड़ा ऊपर नीचे मैटर होता है बहुत ज़्यादा। कभी खट्टा खाने का मन कर गया, कभी मीठा खाने का मन कर गया, कभी गुस्सा हो गया, कभी अच्छा कभी खराब, ऐसा फील होता है। इनसोम्निया, नींद कम आना, थोड़ा ये होता है। एक्ने या पिंपल्स किसी किसी को निकलने लग जाता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को इरिटेबिलिटी होता है, है ना? उस समय पे डायलॉग आता है कच्चा चबा जाऊंगी, तो इस तरीके के कुछ इरिटेशंस होते हैं। फटीगनेस, थोड़ा थकावट फील होता है। थोड़ा ब्लोटिंग, किसी किसी को गैस वगैरह भी बनता है, ब्लोटिंग होती है, थोड़ा पेट फुला फुला लगता है। और किसी को ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी स्तन में थोड़ा खिंचाव महसूस होता है, थोड़ा स्तन में तनाव महसूस होने लग जाता है। ये होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले होने वाले 1 वीक या फिर कुछ दिन पहले होने वाले सिम्टम्स को कहते हैं। ठीक है,
क्या क्या कारण है सर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स? तो थोड़ा बहुत भी अगर मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप लोग तो आपको पता है कि भैया पीरियड में जो पीरियड है पूरी तरीके से हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो पीरियड्स के टाइम पर थोड़ा सा जब पीरियड आने वाले होते हैं तो उसमें कुछ हार्मोन्स अप एंड डाउन होता है, उसकी वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, यानी फ्लक्चुएशंस इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये पूरी तरीके से हार्मोन के कंट्रोल में होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे पीरियड्स आने से एक सप्ताह पहले या कुछ दिन पहले तक थोड़ा ये हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मात्रा ऊपर नीचे होने की वजह से होता है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो जाते हैं ब्रेन में, जैसे चेंजेस इन ब्रेन केमिकल्स सच एज सेरोटोनिन दैट अफेक्ट्स द मूड। जैसे सेरोटोनिन का लेवल थोड़ा घट जाना जो कि मूड को अफेक्ट करता है, जिससे थोड़ा उदासीपन आना, थोड़ा सा इरिटेशन होना, थोड़ा हैप्पी फील नहीं होना, अच्छी फीलिंग नहीं आती है, ऐसा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है। अब देखो किसी किसी में ये बहुत कम होता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, किसी किसी पेशेंट में से ऐसा हुआ है कि बहुत कम देखने को मिलता है बहुत सारी फीमेल, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं कह सकते हो, सिम्टम्स हैं, कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन जब किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फिर वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की रिक्वायरमेंट होने लग जाती है। तो फैमिली हिस्ट्री में इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, कहने का मतलब है कि किसी का फैमिली हिस्ट्री भी ये मैटर करता है कि भाई अगर परिवार में उनके माता पिता को थोड़ा, पिता नहीं माता जी को, या फिर उनके फैमिली हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा रहा है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ऐसा भी देखने को मिलता है पीरियड के क्रैम्प्स वगैरह भी, जो दर्द वगैरह होता है पीरियड के टाइम पे, वो थोड़ा फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। किसी किसी को बहुत कम दर्द होता है, किसी को ज़्यादा दर्द होता है, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दवा तक लेनी पड़ जाती है। तो फैमिली हिस्ट्री वगैरह है, ठीक है। हाँ, कुछ मिथ हैं जो कि मैं जानता हूँ, और कुछ सीनियर डॉक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, तो वहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो दवा नहीं लेना चाहिए, दर्द को बर्दाश्त करना चाहिए। देखो एक हद तक बर्दाश्त करना चाहिए, और जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो नो डाउट दवा लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो भी दवा लेनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको हम लोग डिस्मेनोरिया कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी, क्योंकि भाई पीरियड्स ज़्यादा होना, ब्लीडिंग होना, वो अक्सर लोग गांव घर में सोचते हैं खराब खून है, जितना निकलेगा उतना बढ़िया है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो भी एक लिमिट तक ही सही होता है, उससे ज़्यादा निकलने लगता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उससे बॉडी में एनीमिया का कंडीशन जनरेट होता है, यानी खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन लो कम होता है, हर समय थायरडनेस फीलिंग होगी, कमजोरी हो जाएगा। तो वो सब सिचुएशंस होते हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये एक सीरियस इशू है, गाँव घर में लोग इसको सीरियस इशू नहीं मानते हैं, लड़कियाँ अपने घर वालों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, बट लिटरली ये एक प्रॉब्लम है। और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मेरा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 2-3 महीने मैंने उनके साथ काम किया है, तो मुझे यहाँ तक इतनी जानकारी ज़रूर मिली थी कि नहीं भाई, ये जो पीरियड्स के इश्यूज़ हैं, ज़्यादा क्रैम्स आना, ज़्यादा दर्द होना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा अटैक करना, गैस ब्लोटिंग जैसी सिचुएशंस आना, किसी किसी को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है, गैस बने, उल्टी वगैरह भी होने लग जाती है पीरियड आने से पहले, ऐसा सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स इसलिए मैंने बताया क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट आपका काम कंसल्टेशन का भी है, आप कंसल्ट भी करते हो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होता है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से दिक्कत आ सकती है, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं हो रही है तो दिक्कत है, पुअर डाइट लेने से, इनएडिक्वेट अच्छी नींद नहीं लेने से तो भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे लो लेवल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 की कमी से भी देखने को मिलता है ज़्यादा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, है ना। तो वही चीज़ें बात कर रहा है हिंदी में भी, देखो हार्मोनल चेंजेस यानी हार्मोन में परिवर्तन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फ्लक्चुएशंस, न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस, न्यूरोट्रांसमीटर परिवर्तन, जेनेटिक फैक्टर्स अनुवांशिक कारक, कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे स्ट्रेस, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, ये सब चीज़ें हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 की कमी, ये सब देखने को मिलता है। वही चीज़ें, स्लाइड लगता है 2 बार हो गया, चलो कोई बात नहीं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS के साइन एंड सिम्टम्स, टेंशन और एंजाइटी, थोड़ा तनाव और चिंता, है ना, तनाव और चिंता ज़्यादा होता है। डिप्रेस्ड मूड यानी मूड थोड़ा उदास रहता है क्योंकि सेरोटोनिन थोड़ा कम हो जाता है। क्राइंग स्पेल्स, बार बार रोने की मन होती है, बार बार रोना आने लग जाता है किसी किसी को। मूड स्विंग्स विथ इरिटेबिलिटी और एंगर, मूड में बदलाव होना और चिड़चिड़ापन या गुस्सा होना, ज़्यादा गुस्सा करने लग जाना, है ना। हाँ, एपेटाइट चेंज एंड फूड क्रेविंग्स, भूख में बदलाव और विशेष खाद्य पदार्थों की इच्छा, उस समय पे कुछ ज़्यादा कुछ अलग खाने का, डिफरेंट खाने का, किसी किसी को अलग अलग होता है, किसी को कुछ खट्टा खाने का मन होता है, किसी को कुछ मीठा खाने का मन होता है, किसी को गोलगप्पा फुल्का ये वो लनफन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ खाने पीने का मन करने लग जाता है।
ट्रबल फॉलिंग स्लीप यानी कि इंसोम्निया देखने को मिलता है, नींद आने में कठिनाई होती है। सोशल विड्रॉल यानी सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना, थोड़ा अलग रहना, सोशल आइसोलेशन देखने को मिलता है। पुअर कंसंट्रेशन, किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, है ना। इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या है सर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स के? तो रिड्यूसिंग स्ट्रेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, तनाव कम करना और विश्राम तकनीकें अपनाना, यानी थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो एंड थोड़ा सा रिलैक्स करो एंड थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी श्वास अभ्यास, आलोम विलोम। मैं तो ज़्यादा योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा सांस वगैरह लेना चाहिए भाई। रेगुलर मेडिटेशन, वहाँ पे मेडिटेशन, नियमित ध्यान करना चाहिए। सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं है, मेडिटेशन करने का बेसिक तरीका है, हाथ पैर मोड़िए और बैठ जाइए एक आसन में अच्छे से इस तरीके से, और उसमें ओम नमः शिवाय को आप जाप करिए, सबसे बेस्ट होता है। मैं भी इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स आते हैं। हाँ, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब आपके लाइफ में बहुत सारे काम हो, बहुत सारी चीज़ें करनी हो, तो उस समय पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं कैसे मैनेज करता हूँ इतने सारे स्ट्रेस को, चीज़ों को। बहुत सारा काम हो जाता है कई बार, तो मैं सब छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूँ और प्रॉपरली अपने शांत एरिया में अपने रूम में बैठ जाता हूँ, कोई बाहर नहीं, कभी भी। ऐसा नहीं कि सुबह ही शाम ही, जब ज़्यादा टेंशन तनाव लगे सब छोड़ दो और शांति से भगवान के शरण में। ये ओम नमः शिवाय एक ब्रह्मास्त्र है, मुझे ऐसा फील होता है। और इसका भी तरीका है, जब आप ओम बोलो, ओम, तो ओम बोलने टाइम ना वाइब्रेशन होती है यहाँ वोकल कॉर्ड की, ओम लंबा खींचो, तो इससे वोकल वाइब्रेशन होता है वोकल कॉर्ड में और माइंड एक जगह केंद्रित होता है और धीरे धीरे सब कुछ भूलने लग जाता है। थोड़ा सा दिक्कत होगा, 2-4-5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट तक आप करोगे। 10 मिनट 5 मिनट अगर आँख बंद करके रख लिए और ये इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लिए, तो फिर आपके लिए नो डाउट बहुत रिलैक्स फील करोगे एंड बेटर फीलिंग आती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था कि ऐसा करना है, और मैं एक बार करके देखा, मुझे इतना फ़ायदा मिला कि मतलब समझ सकते हो कि मैं लगभग कोई ऐसा दिन होता होगा जो मैं इस चीज़ से चूकता हूँगा, कभी ना कभी, हर समय नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं कि सुबह जग के पहले यही कर लिए तभी दिनचर्या स्टार्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ या फिर ऐसा लगा काम स्टार्ट करने से पहले, जैसे शाम में मेरे 5 से 6 बजे से क्लास स्टार्ट होते हैं, तो भाई आधे घंटे 10 मिनट पहले मैं थोड़ा बैठ के मुँह कान धो करके, है ना, सांझ वांझ दे करके भगवान को प्रणाम करके ये कर लेता हूँ। जैसे एक मेडिटेशन का तरीका है, जैसे आप देखते होगे ये हमारे मुस्लिम, जो हमारे बोल रहा हूँ कि मुस्लिम समाज में भी लोगों में होता है, वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं। नमाज इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, उनका काम है क्या, ध्यान को एकत्र करना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो वही नमाज बोलो, चाहे वो आप आरती बोलो या ध्यान एक करना बोलो, सब बात बराबर है, मेडिटेशन है, बहुत फ़ायदा मिलता है, करना चाहिए, है ना। रेगुलर मेडिटेशन, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बाकी मैं ज़्यादा किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक मुझे अपने मुस्लिम दोस्तों से भी पता चला है कि हाँ भैया, उनसे भी मैंने ये डिस्कस करा, तो उन्होंने भी बताया कि यस, इट इज़ मेडिटेशन, ये एक मेडिटेशन है, ताकि ध्यान को आप सब कुछ भूल करके एक जगह केंद्रित करो, अपने भगवान को याद करो, उस समय पर आप बहुत बेटर फीलिंग करोगे। एंड नास्तिक होना, मैं नहीं बोलूँगा कि वो अच्छा या गलत है, लेकिन आस्तिक होना जरूरी है। आपको ये चीज़ें होना चाहिए कि हाँ भाई, भगवान में बिलीव होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है ना। भगवान में बिलीव होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आपके पीछे कोई है, आपके बैक सपोर्ट में है। कोई नहीं है आपका दुनिया में, लेकिन एक है जो आपके साथ है, बस। ये फीलिंग आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देता है ना, फिर आप बेहतर कर पाते हो। सो मैं इस चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि हाँ, स्पिरिचुअल होना चाहिए, लोगों को आध्यात्मिक होना चाहिए। एंड आज के 2-4 अक्षर पढ़ने के वाले के लोग जो अधगर गगरी छलकत जाए, समझते हो, अधगर गगरी छलकत जाए मतलब होता है कि कोई बर्तन है, उसमें आधा पानी है, उसको सर पे लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा छलकेगा, लेकिन अगर पानी भरा हुआ है तो ज़्यादा नहीं छलकता है। जस्ट लाइक दैट, जो 2-4 अक्षर पढ़ लिया है वो सोचता है अरे भगवान कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है बाबू, कोई ना कोई एक पॉजिटिव फोर्स है जो पूरे इस दुनिया को चला रहा है, जो वो सोचता है वही होता है। समझ रहे बात को? तो इसलिए इतना चिंता नहीं करने की बात है, वही होना है जो उनकी इच्छा होगी, तो फिर क्या टेंशन लेना है यार, अपना काम करो अब, बस वही वाली बात है। तो रेगुलर मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, योगा प्रैक्टिस यानी योगा अभ्यास ज़रूरी है, एक्यूपंक्चर टेक्निक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो भी करना होता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स के सर? तो यहाँ पर चूंकि सेरोटोनिन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देते हैं, यानी कि जो सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेगा। आपको पता है ब्रेन में जब सेरोटोनिन केमिकल रिलीज होता है तो वो वापस से रीअपटेक हो जाता है कुछ देर के बाद। जैसे कभी खुश होते हो तो फिर कुछ देर के बाद फिर खत्म हो जाता है खुशी, क्योंकि वो सेरोटोनिन वापस से रीअपटेक हो जाता है। तो यहाँ पर सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यूज होते हैं, जिससे क्या होता है कि सेरोटोनिन का लेवल मेंटेन रहता है। जैसे ये फ्लुओजेंटिन और सर्ट्रालिन है, हेल्प रिलीफ मूड सिम्टम्स सच एज डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी से
सिस्टम से जैसे डिप्रेशन होना, इरिटेबिलिटी जैसे सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लिए जाते हैं, रेगुलर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जैसे एंड रिड्यूस पीएमएस सिम्टम्स। कुछ ऐसे भी ओरल पिल्स होते हैं जो कि आपके पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स को आपका क्या कहते हैं थोड़ा सा सिम्टम इंप्रूव करता है, सही करता है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एनएसएड्स भी लेते हैं, जैसे एग्जांपल में आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। जैसे किसी को पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, हेडेक होता है, तो इस कंडीशन में आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन लिया जा सकता है। ठीक है। डायूरेटिक्स के तौर पर स्पायरोलेक्टोन लेते हैं, जिससे कि आपकी ब्लोटिंग कम होती है, फ्लूइड रिटेंशन कम होता है, ब्रीदिंग ईजियर होता है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है। एंड विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स में एग्जांपल में कैल्शियम है, विटामिन B6 है और मैग्नीशियम है। ये हेल्प करता है ओवरऑल पीएमएस सिम्टम्स को, यानी कुछ जो कैल्शियम, विटामिन B6 है, मैग्नीशियम है, ये सब थोड़ा सा आपके पीएमएस सिम्टम्स को ओवरऑल इम्प्रूव करता है और पीएमएस सिम्टम्स के लिए आपको अच्छा हेल्प करता है। ठीक है। चलो, आपने कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए, फिर मैं समझूंगा कि हाँ भैया आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कोई बड़ी बात है नहीं, आप आराम से मेरे साथ पहले पढ़ लो एक बार, फिर आप क्वेश्चन को पहले आंसर कर लो क्वेश्चन को, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है। व्हेन डू पीएमएस सपोर्ट टिपिकली ऑकर? अक्सर कब होता है पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स कब होते हैं? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन? नहीं, ओव्यूलेशन के दौरान नहीं। राइट आफ्टर द पीरियड एंड? क्या पीरियड्स के बाद आते? नहीं। नाम ये प्री मेंस्ट्रुअल यानी पहले, अ वीक और सो बिफोर मेंस्ट्रुएशन, यानी कुछ मेंस्ट्रुएशन से पहले ही आते हैं। करेक्ट। हाँ, तो आंसर हो जाएगा सी। ओनली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन? ऐसा भी नहीं है, कुछ एक सप्ताह पहले या कुछ दिन पहले जो मेंस्ट्रुएशन से पहले जो सिम्टम्स आते हैं उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। विच क्लास ऑफ ड्रग इज कंसिडर्ड हाईली इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग पीएमएस? हाईली इफेक्टिव कौन सा होता है बताओ भाई? ट्रीटिंग पीएमएस सिम्टम्स, जो मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, उस चीज़ को मेनली तो वही है ना। एनएसएड्स या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स। मेनली यहाँ पर SSRIs यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यूज होते हैं। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यूज होता है। ठीक है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यूज होते हैं। तो चलो भाई, आप सभी लोग बताना प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। मैंने क्या बताया? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, है ना। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है भैया? एक ग्रुप ऑफ फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल सिस्टम है जो कि कुछ दिन पहले, है ना, या तो वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन से होता है ना, और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन वो खुद ही ठीक हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल मतलब आफ्टर मेंस्ट्रुअल बिगिन यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो ये ठीक हो जाता है। ओके। हाँ, फिर आपके मैंने आपको बताया ये, फिर उसके बाद मैंने बताया इसके सिम्टम्स क्या क्या होता है। मूड स्विंग्स होना, इंसोम्निया, एक्ने, हेडेक, इरिटेबिलिटी, फटीगनेस, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है। ईटियोलॉजी क्या क्या है? तो हार्मोनल चेंजेस होना, जैसे यहाँ पे देखो हार्मोन चेंज होना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फ्लक्चुएशंस होना, न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस होना, जैसे सेरोटोनिन में बदलाव होना, सेरोटोनिन का मात्रा थोड़ा कम हो जाना, कुछ जेनेटिक फैक्टर जैसे फैमिली हिस्ट्री रहा है तो थोड़ा दिक्कत होती है, लाइफ स्टाइल फैक्टर, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, पुअर डाइट लेना, लैक ऑफ स्लीप, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 की कमी से ये सब देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसे टेंशन एंड एंजाइटी होना, डिप्रेस्ड मूड रहना, उदास रहना, क्राइंग स्पेल यानी बार बार रोने का इच्छा होना, मूड स्विंग्स या इरिटेबिलिटी और एंगर होना, भूख में चेंजेज होना, फूड क्रेविंग्स होना, ट्रबलिंग फॉलिंग एस्लीप यानी कि इंसोमिया जैसी सिचुएशंस यानी नींद आने में दिक्कत होना, थोड़ा सा सोशल विड्रॉल चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि थोड़ा सामाजिक और लोगों से अलग रहते हैं डिप्रेशन में, पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, स्ट्रेस को कम कीजिए और रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, रेगुलर मेडिटेशन करिए, योगा प्रैक्टिस करिए, एक्यूपंक्चर, ये टेक्निक होते हैं। ठीक है। चलो, हाँ, और जरूरी नहीं है कि सबको हो, थोड़ा बहुत किसी में ज़्यादा होता है, किसी में ज़्यादा कम होता है। चलो, SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जिसमें फ्लोजेंटिन और सर्ट्रालिन होते हैं, है ना। डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी होती है, जिसको ज़्यादा होता है उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ओरल का यहाँ पे कुछ आपके हार्मोन पिल्स भी आते हैं, एंड फिर कुछ एनएसिड्स जैसे यूज होते हैं, कुछ डायरेटिक्स भी यूज होता है जैसे स्पायरोलेक्टोन वगैरह, जो थोड़ा ब्लोटिंग वगैरह कम करता है, एंड विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स वगैरह भी लिए जाते हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन B6 एंड मेंस्ट्रुएशन। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में सभी लोग दिल बना देना कि हाँ भैया मेरे को ऐसा होना चाहिए कि हाँ अगर पीएमएस के ऊपर लिखने आएगा तो मैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स लिख दूंगा। पीएमएस समझ में आ गया? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स बताओ।
जिसको इसको समझ में आ गया कमेंट में दिल बना दो, यस लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई, समझ में आ गया? यस, बहुत बढ़िया। अब हम लोग डिस्मिनोरिया पढ़ेंगे। डिस्मिनोरिया, डिस्मिनोरिया क्या होता है? डिस्मिनोरिया सर क्या होता है डिस्मिनोरिया? चलो डिस्मिनोरिया देखते हैं। तो डिस्मिनोरिया मतलब है पीरियड्स में पेन होना, ठीक है। डिस्मिनोरिया इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैम्पिंग इन द पेन लोअर एब्डोमेन दैट ऑकर्स बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। यानी कि पीरियड से पहले या तो पीरियड्स के दौरान एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द का महसूस होना। नॉर्मल थोड़ा बहुत है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत हद से ज़्यादा है तो नो डाउट वो फिर डिस्मिनोरिया का कंडीशन कहलाता है। डिस्मिनोरिया का मतलब एक बार पूछ लिया गया था, तो पेनफुल पीरियड्स को डिस्मिनोरिया कह देते हैं। तो डिस्मिनोरिया इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है जिसमें आपको क्या होता है? क्रैम्पिंग पेन होते हैं, पेट में क्रैम्प्स आते हैं लोअर एब्डोमेन में, दैट ऑकर्स बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। डिस्मिनोरिया दर्दयुक्त मासिक धर्म की अवस्था है जिसमें मासिक धर्म से पहले या दौरान निचले पेट के में ऐठन जैसा दर्द होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ। इटियोलॉजी क्या क्या है, कारण क्या क्या है? प्राइमरी एक्सेस प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन हो जाना। पता है आपके ब्रेन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको दर्द बुखार जैसा एहसास देता है ना। हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से दर्द बुखार वगैरह हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की अधिकता गर्भाशय को तीव्र संकुचन करती है। सेकेंडरी ड्यू टू डिजीज लाइक एंडोमेट्रोसिस, किसी को एंडोमेट्रोसिस है या फाइब्राइड है या पीआईडी वगैरह है, यानी पहले से यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्राइड मतलब गांठ वगैरह बना हुआ है, या पीआईडी जैसे रोग के कारण, है ना, हो सकता है, ठीक है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, हार्मोनल संतुलन, एनाटॉमिकल फैक्टर्स, कुछ संरचनात्मक फैक्टर्स है, लाइफ स्टाइल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिस्मिनोरिया, क्रैम्पिंग इन द लोअर एब्डोमेन, निचले पेट में ऐठन होना, इस तरीके से ऐठन होती है। पेन इन द लोअर एब्डोमेन, निचले पेट में दर्द होना, वही चीजें लिख रहा है। लोअर बैक पेन, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना। पेन रेडिएटिंग डाउन द लेग्स, दर्द को पैरों की ओर फैलना, दर्द का क्या होता है? पैरों की ओर फैलता है। नोजिया यानी मितली होना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया, दस्त, फटिगनेस यानी थकान महसूस होना। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या है? हीट थेरेपी, है ना, हॉट वाटर बैग और लोअर एब्डोमेन। हॉट वाटर बैग आता है, गर्म जो एक लेदर बैग आती है उसमें गर्म पानी भर के, इससे क्या होता है? उसको सेका जाता है, उससे थोड़ा राहत मिलती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं। यानी निचले पेट पर गर्म या सिकाई हॉट वाटर बैग से सिकाई करना। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करना, योगा और स्ट्रेचिंग करना। एडिक्वेट रेस्ट और स्लीप, पर्याप्त आराम और नींद लेना। हेल्दी डाइट जैसे लो फैट, रिच इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जैसे सब फल फूल सब्जियां लेना, वो चीज़ें होती हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दर्द हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करना है, तो भैया एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनएसएड क्लास के ड्रग्स लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल्स में आइब्यूप्रोफेन है, मेफेनामिक एसिड है, मेफ्टालेस्पास जो आप देखते होंगे वो मेफेनामिक एसिड ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर। रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं जिससे पेन रिलीफ मिलता है। हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे रिड्यूस मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड यूट्राइन, कुछ पिल्स भी होते हैं जो कि जो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो को कम करते हैं। एंड एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स भी होते हैं, जैसे एग्जांपल में डाइसाइक्लोविरिन, है ना, रिलीफ यूट्राइन स्पाज्म, जो यूट्राइन स्पाज्म को कम करते हैं, डाइसाइक्लोविरिन, कुछ आपके ये एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स हैं। चलो, क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्मिनोरिया, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है सब। बताओ, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, क्या मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो उसको एमिनोरिया कहते हैं, ना कि डिस्मिनोरिया, वो एमिनोरिया होता है, यानी मेंस्ट्रुअल होना ही नहीं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्या इरेगुलर? नहीं, तो ये भी नहीं है। रिकरेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यस, लगातार मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आना वो डिस्मिनोरिया होता है। सी रेगुलर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आना यानी ज़्यादा दर्द होना, वो आपका होता है डिस्मिनोरिया, ठीक है। विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू रिलीफ डिस्मिनोरिया पेन, डिस्मिनोरिया के पेन, जो मेंस्ट्रुअल पेन होते हैं उसको रिलीफ करने के लिए ज़्यादातर कौन सी दवा यूज की जाती है? बताओ भाई, डिस्मिनोरिया पेन को रिलीफ करने के लिए कौन सी दवा यूज की जाती है? बहुत बढ़िया, तो एनएसएड क्लास की ड्रग्स की यूज की जाती है, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन टाइप की ड्रग, और मेफ्टालेस्पास, है ना, जो मेफेनामिक एसिड है वो सब यूज किया जाता है। अब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस, इसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज भी कहते हैं, पीसीओडी हो जाता है वो, है ना। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोल दो तो पीसीओएस, और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बोल दोगे तो पीसीओडी हो जाता है, ठीक है। अब पीसीओडी क्या है, पीसीओएस क्या है, वो समझते हैं।
PCOS क्या होता है, ठीक है। PCOS क्या होता है, तो एक्चुअली ओवरी में सिस्ट बन जाता है। सिस्ट मतलब है इस तरीके का, ओवरी में बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाना। सिस्ट मतलब समझते हो, फोका फोका फुंसी फुंसी जैसे पिंपल्स निकलता है वैसे वैसे ओवरी में काफ़ी सारे पिंपल्स निकल जाते हैं। उसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर इन वोमेन्स रिप्रोडक्टिव एज, खास करके रिप्रोडक्टिव एज में होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, यानी कई बार 15 दिन में ही 20 दिन में ही पीरियड्स आ रहे हैं, थोड़ा चेंज होता है। एक्सेस एंड्रोजन मेल हार्मोन लेवल्स बढ़ जाने की वजह से होता है। एक्सेस एंड्रोजेंस की वजह से जो एड्रेनल ग्लैंड ज़्यादा रिलीज करने लगता है। एंड मल्टीपल स्मॉल सिस्ट इन द ओवरीज, यानी ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं। सिस्ट मतलब आप फोका जैसा समझ लो, जैसे पिंपल्स वगैरह निकलता है उसमें थोड़ा सा पस वगैरह भरा होता है, ठीक है। गांठ बन जाना। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स प्रजनन आयु की महिलाओं में होने वाला एक हार्मोन विकार है जिसमें मासिक धर्म अनियमित होता है और एंड्रोजन यानी पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और अंडाशयों में अनेक छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। नॉर्मल ओवरी ऐसी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ईटियोलॉजीज एंड पैथोजेनेसिस ऑफ PCOS यानी हार्मोनल इम्बैलेंस, इंक्रीज्ड एंड्रोजेंस यानी हार्मोन असंतुलन, एंड्रोजन की अधिकता। एंड्रोजेंस कहाँ से बनता है, एड्रिनल ग्लैंड से बनता है, ठीक है। वो ज़्यादा बनने लगता है, इसकी वजह से होता है। जेनेटिक फैक्टर्स यानी अनुवांशिक कारक भी है कुछ। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में हो जाती है और मोटापा की वजह से हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी दीर्घकालिक सूजन की वजह से हो सकता है। इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर यानी पर्यावरण और जीवन शैली कारक की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स, मिस्ड पीरियड्स का मिस होना देखने को मिलता है, यानी कि आपका मासिक धर्म का चूकना, पीरियड मिस होने लग जाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलता है या वेरी लाइट पीरियड, बहुत हल्का पीरियड आते हैं। तो मासिक धर्म का चूकना या अनियमित पीरियड होना या बहुत हल्का पीरियड होना, ये सब है। ओवरीज दैट आर लार्ज एंड हाउ मेनी सिस्ट, अंडाशय का बड़ा हो जाना या उनमें कई सारे सिस्ट होना, ये सब इसके लक्षण हैं। एक्सेस बॉडी हेयर, क्योंकि एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ रहा है तो बॉडी हेयर ज़्यादा बढ़ता है, इंक्लूडिंग द चेस्ट रीजन में, स्टोमक में एंड द बैक रीजन में, यानी शरीर पर अत्यधिक बाल, जैसे छाती, पेट और पीठ पर थोड़ा ज़्यादा बाल वगैरह आ जाना, क्योंकि एंड्रोजेंस पता है आपको, ये थोड़ा सा ज़्यादा आपकी बॉडी में रिलीज होता है, तो फिर इससे हेयर स्किन वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, महिलाओं में। वेट गेन होना, स्पेशली अराउंड द बेली, एब्डोमेन के आसपास थोड़ा वेट गेन होने लग जाता है, वजन बढ़ना, विशेषकर फैट के आसपास। एक्नी और ऑयली स्किन, मुहासे या तैलीय त्वचा होना। थिनिंग हेयर, बालों का झड़ना या पतला होना। इरिटेबिलिटी यानी कि थोड़ा इनफर्टिलिटी यानी बांझपन तक भी इसके सिम्टम्स में आते हैं, यानी कंसीव नहीं कर पाना, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या क्या है PCOS के, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में क्या क्या होते हैं, तो PCOS कैन ट्रीटेड बाय मेकिंग लाइफ स्टाइल चेंज, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करना, लाइक वेट लॉस, थोड़ा वेट कम करो, डाइट अच्छा रखो एंड एक्सरसाइज करो, ये सब होते हैं। लॉसिंग 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट हेल्प्स, 5 से 10% बॉडी वेट को कम करना है, ठीक है। रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से रेगुलेट करो। इंप्रूविंग PCOS सिस्टम्स एंड इंप्रूविंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंप्रूव करो भाई, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोअरिंग इंसुलिन लेवल, इंसुलिन कम करो। एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़, हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ के भी रिस्क को कम करना है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में क्या क्या होते हैं सर, तो इफ़ अ PCOS अफेक्टेड वुमेन, हाँ, इफ़ अ PCOS अफेक्टेड वुमेन इज नॉट प्लानिंग टू कंसीव, सी कैन अंडरगोज फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स, यानी अगर कोई PCOS पेशेंट है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वाले पेशेंट हैं, ऐसे वुमेन हैं जो कंसीव करने की प्लानिंग नहीं कर रही है, उनको बेबी नहीं करना है, तो वो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स ले सकती हैं, जैसे हार्मोन बर्थ कंट्रोल है ना, हार्मोन बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं या पैचेज होते हैं या शॉर्ट्स या वजाइनल रिंग्स होते हैं या इंट्रायूटेरल डिवाइस होते हैं, आर द हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेजर्स दैट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। इंसुलिन सेंसिटाइजिंग मेडिसिन भी होते हैं। मेटफॉर्मिन इज यूज टू ट्रीट डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ के केस में ज़्यादातर देखने को मिलता है जिसके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें भी, तो मेटफॉर्मिन यूज़ किया जाता है। सो द इंसुलिन लेवल कैन कंट्रोल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इंप्रूव, इससे क्या होता है, इंसुलिन लेवल मेंटेन होता है और थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल इंप्रूव होता है। मेडिकेशन टू ब्लॉक एंड्रोजेंस, यानी सम ड्रग्स ब्लॉक एंड्रोजन इफेक्ट, कुछ ऐसे भी दवाएं होती हैं जो एंड्रोजेंस के इफेक्ट को, क्योंकि एंड्रोजेंस लेवल बढ़ रहा था तो एंड्रोजेंस के इफेक्ट को ब्लॉक करती है। कैन कंट्रोल वन एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जैसे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को भी कंट्रोल कर सके। ड्रग टू इंड्यूस ओव्यूलेशंस, यानी कि ओरल इंटेक ऑफ क्या कहते हैं क्लोमीफिन
क्लोमिफिन एंड लेट्राजोल, ये कुछ लेट्रोजोल कुछ ड्रग है। इंजेक्शन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन्स इंड्यूस ओव्यूलेशन इन द वुमेन विथ पीसीओएस, यानी इससे ओव्यूलेशंस होते हैं तो अंडाणु बाहर निकलता है। सर्जरी वगैरह भी होती है। ओवेरियन ड्रिलिंग इज प्रोसीजर्स दैट रिमूव्स एंड्रोजेंस प्रोड्यूसिंग टिश्यूज, जो भी एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज हैं उसको रिलीज किया जाता है फ्रॉम द ओवरी एंड स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, जिससे अच्छे से ओव्यूलेशन हो ताकि पीरियड्स रेगुलर हो जाएं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF में, इन दिस प्रोसेस PCOS affected woman's egg is fertilized with her husband sperms in transfer to her uterus। यानी मान लो PCOS की कंडीशन है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, बहुत ज़्यादा सिस्ट है, तो वैसे कंडीशन में फीमेल की ओव्यूलेशन कराई जाती है और अंडाणु को अलग कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म को अलग कलेक्ट किया जाता है, लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, देन उसकी एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। उसको कहते हैं IVF टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, कंसीव करने के लिए। चलो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करके दिखाइए भाई। क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, क्या है PCOS, क्या है PCOS बताओ। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या है? अ डिजीज अफेक्टिंग यूट्रस लाइनिंग, ऐसे डिजीज जो यूट्रस की लाइनिंग को अफेक्ट करते हैं? नहीं। अ कंडीशन यूजिंग फ्रीक्वेंट और शॉर्ट पीरियड्स, अ कंडीशन विथ इरेगुलर पीरियड्स एंड एक्सेस एंड्रोजन। यस, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और एक्सेस एंड्रोजन हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा हेयर वगैरह जो है ना, बाल वगैरह शरीर पर वो ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। हम Which hormone is often found in excess in women with PCOS? बताओ भाई, PCOS में कौन सा हार्मोन ज़्यादा देखने को मिलता है? एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस का लेवल देखने को मिलता है ज़्यादा। B, What forms of on the ovaries in PCOS? बताओ भाई, PCOS में ओवरी पर क्या बन जाता है? ट्यूमर? नहीं, ट्यूमर नहीं। सिस्ट विथ पस, स्मॉल सैक्स ऑफ फ्लूइड, या फिर हार्ड नोड्यूल्स? नहीं, सिस्ट विथ पस, हल्का हल्का सिस्ट बन जाता है, ठीक है। चलो, तो ये फाइनली आपका पूरा तीनों टॉपिक आज का कवर हो गया एंड इसके साथ आपका टॉप 20 सीरीज भी कंप्लीट हो गया है। अब सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में अभी डिस्कशन होने वाला है, क्विज का डिस्कशन। जो बच्चे जुड़े हुए हैं आ जाइए, क्विज का डिस्कस करते हैं। एंड PCOS जिसको कहते हैं डिस्मिनोरिया और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एक एक लाइन में बोलें तो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो PMS है, जस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के एक सप्ताह पहले या फिर कुछ दिन पहले जो मूड स्विंग्स आना, चेंजेस होना, जो इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। डिस्मिनोरिया यानी पेनफुल पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स आना, पेट में दर्द होना बहुत ज़्यादा, वो डिस्मिनोरिया होता है। और एमिनोरिया होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी ओवरी में काफ़ी सारे सिस्ट बन जाते हैं जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ये PCOD है। एंड कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। तो ये कुछ आपके जो डिजीज़ थे इनको पढ़ लिया हमने एंड इसी के साथ आपका टॉप 20 कंप्लीट होता है। अब ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए एंड अंतिम तक पढ़ने के लिए। वाकई आप में जज्बा है, अच्छा मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ पढ़े हो। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, 80 में से 70 नंबर के पेपर यहीं से आएंगे। टॉप 20 को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, समझते रहो एंड अच्छे से लिख के आना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।